This is BVK TV. Watch deeply researched documental biography videos. Subscribe, like, hit the bell icon and share. एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बचपन से किया फिल्मों में काम, एक ऐसे अभिनेता जो छोटी सी उम्र में ही कर गए कई यादगार फिल्मों से अपना नाम। बॉलीवुड ने उन्हें नाम दिया हैंडसम हंक, क्योंकि उनके पास था बेहद खूबसूरत चेहरा। He is none other than dashing, attractive, handsome, chocolatey hero विनोद मेहरा। नमस्ते। अभी तुम्हारा नाम लिया था। शुक्रिया, आपकी तारीफ। बॉलीवुड का रहने वाला हूँ, बॉलीवुड की बात सुनाता हूँ। ये है बीवीका टीवी, मैं हूँ तरुण व्यास। ओहो, तो वो आप हैं। तो चलिए, स्वागत हो गया, तो अब उनका स्वागत करते हैं जिनकी बायोग्राफी है आज। आपने बहुत इंतज़ार किया और बहुत अच्छा लगा हमें कि आप इतना इंतज़ार करते हैं, कमेंट करते हैं, तो करते रहिए, कीजिए, और साथ ही साथ इन्हें शेयर भी किया कीजिए। बाकी समय में जब तक हम बनाते हैं तब तक आप शेयर करें बाकी बायोग्राफीज़ को, ताकि हमारा भी काम चलता रहे और आपका भी काम चलता रहे। तो चलिए, आज बायोग्राफी जिनकी है उनकी बात करते हैं। ये हैं जाने माने अभिनेता, जिन्होंने वैसे तो बहुत कम समय के लिए फिल्मों में काम किया, क्योंकि लाइफ ही इतनी थी, ज़्यादा जी नहीं पाए, लेकिन उन्होंने जितना भी काम किया बड़ा काबिल तारीफ़ रहा। और उनकी लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव रहे। कभी रेखा लाइफ में आई और कभी बिंदिया गोस्वामी, लेकिन लाइफ में बहुत सारी परेशानियां ऐसी रही जो कि वो महसूस करते थे पर बोलते नहीं थे। लेकिन उनकी लाइफ को हमने पूरा खोल दिया है यहाँ पर, और आपको पूरा बताने के लिए तैयारी की थी। सच्ची और अच्छी बायोग्राफी यहाँ पर पेश है बीवीका टीवी पर, और ये है विनोद मेहरा की बायोग्राफी। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और इस वीडियो को देखकर एक कमेंट ज़रूर करना और एक लाइक भी कर देना, हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि उनकी याद में हमने बायोग्राफी बनाई है। तो चलिए, आइए चलते हैं, जानते हैं विनोद मेहरा के बारे में। और कुछ मेरे बारे में बता दूं पहले कि मैं एक जाना माना एंकर हूं। तो अगर कहीं पर कोई शो होस्ट करने के लिए आप चाहते हैं तो आप मुझे याद कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है tarunvyas.com, और हमारी ऑफिशियल बीवीका टीवी की वेबसाइट है जहां पर बॉलीवुड की बातें होती है, वो है bvkatv.com। तो चलिए, आज लेकर चलते हैं आपको विनोद मेहरा की बायोग्राफी की तरफ। चलिए। तूने मुझसे मेरे शंकर को छीना है, मैं तुझसे तेरी सांसें छीन लूंगा। अपने खून के एक एक कतरे का तुमसे हिसाब लेकर छोड़ूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने मुंह मोड़ लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पुट्टन, मम्मी पापा तो मेरी शादी करना चाहते हैं, अब क्या करें? रोने और परेशान होने से हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि मिलते ही दिल की घंटियां बजने लगती हैं। क्या मैं आपको अपना ऑटोग्राफ दे सकता हूँ? जी? दीवारें बहुत मजबूत हैं और तुम्हारे बाजू बहुत कमजोर। रोशन चिराग गुल कर दो। हाँ। खुशी के मौके पे क्या काम जलने वालों का। वाह वाह वाह। जय गणेश महाराज। विनोद मेहरा का जन्म हुआ था 13 फरवरी सन 1945 को। ये एक पंजाबी परिवार था जो कि अमृतसर में रहा करता था। वहीं पर इस खूबसूरत हीरो का जन्म हुआ। पिताजी का नाम था परमेश्वरी दास, जो कि एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, और आज़ादी के ठीक बाद बिजनेस करने के लिए फिर अमृतसर से मुंबई आ गए थे। विनोद मेहरा की माताजी का नाम था कमला मेहरा, और इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था शारदा। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो विनोद का एडमिशन हुआ था मुंबई सांता क्रूज के सेक्रेड हार्ट बॉयज स्कूल में। घर में वैसे तो फिल्मी माहौल नहीं था, लेकिन विनोद मेहरा की बहन शारदा फिल्मों की बड़ी शौकीन थी और फिल्मों में अक्सर छोटे मोटे रोल निभाने के लिए ऑडिशंस दिया करती थी, और उन्हें कुछ काम भी मिला करता था। विनोद को देखकर शारदा को लगता था कि मेरे भाई में भी एक्टिंग के गुण हैं। इसीलिए एक दिन
चाइल्ड एक्टर के तौर पर एक स्टूडियो में ले गई और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। विनोद मेहरा के मासूम चेहरे और बेहतरीन एक्टिंग की वजह से जल्द ही फिर कुछ फिल्मों में इन्हें काम भी मिल गया। बतौर बाल कलाकार पहली बार जिस फिल्म से विनोद मेहरा सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए वो थी साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म अदल ए जहांगीर। आओ जरीना, हम तुम्हें बाजा सुना। और इसी साल एक और फिल्म में नजर आए जिसका नाम था पतित पावन। और साल 1957 में शारदा फिल्म आई और उसके बाद दुनिया रंग रंगीली। और साल 1958 में बाल योगी उपमन्यु और 1960 की बेवकूफ़। बेवकूफ़ वो फिल्म थी जिसमें किशोर कुमार के बचपन का रोल निभाया था विनोद मेहरा ने। और इसी साल 1960 में अंगुलीमाल नाम की फिल्म में भी इन्होंने काम किया। माँ, भाभी रो रही है और डॉक्टर कहते हैं भैया नहीं बचेंगे। बनाए तुम मुझसे क्यों नहीं कहती? पहले तू भगवान से कहे, फिर भगवान मुझसे कहे। इस तरह घुमाकर नाक क्यों पकड़ती है? सीधी तरह क्यों नहीं पकड़ती? प्राण स्कूल का सबसे बड़ा बॉक्सर नहीं है, मैं इसे चैलेंज करता हूँ। मुझे प्राण से लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया। फिल्मों में एक्टिंग भी चल रही थी और पढ़ाई भी चल रही थी। और इसी बीच अब विनोद मेहरा की हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई और बैचलर डिग्री लेने के लिए सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन ले लिया गया। विनोद मेहरा जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो 20 साल की उम्र थी और उन दिनों ऑल इंडिया टैलेंट नाम से एक एक्टर्स के लिए कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें विनोद मेहरा ने पार्ट ले लिया। ये यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म फेयर द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एक टैलेंट हंट था जिसमें भारतीय फिल्म निर्माताओं ने ये कॉन्टेस्ट रखा था और जो इसमें पास होता उसे फिल्मों में काम दिया जाना था। और इस कंपटीशन में 10,000 युवाओं ने उस वक्त हिस्सा लिया था और इस कॉन्टेस्ट के विनर बने थे राजेश खन्ना, जिसके बाद उन्हें कई फिल्मों में काम मिला। लेकिन राजेश खन्ना को कड़ी टक्कर दी थी विनोद मेहरा ने और इस कंपटीशन में विनोद मेहरा सेकंड नंबर पर आए थे, यानी उपविजेता बने थे। इस कॉन्टेस्ट के बाद राजेश खन्ना के लिए तो फिल्मों का रास्ता आसानी से खुल गया था। लेकिन कहते हैं ना कि सेकंड नंबर पर जो आता है उसे कोई नहीं पूछता। विनोद मेहरा पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। विनोद मेहरा अब अपनी पढ़ाई में वापस व्यस्त हो गए, पर विनोद मेहरा का इंतजार तो फिल्म इंडस्ट्री बेताबी से कर रही थी, जिसका अंदाजा खुद विनोद मेहरा को भी नहीं था। एक दिन विनोद मेहरा अपने कुछ दोस्तों के साथ मशहूर मेलॉड रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। वहाँ मशहूर डायरेक्टर रूप के शौरी भी आए हुए थे। उस समय वो अपनी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। विनोद मेहरा को देखकर उन्हें अपनी तलाश पूरी होती नजर आई। उन्होंने विनोद मेहरा से बात की, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करना चाहोगे? विनोद मेहरा के चेहरे पर एक खुशी की झलक आ गई और विनोद मेहरा ने हाँ कर दिया। और फिर के शौरी ने इन्हें अपने दफ्तर मिलने के लिए बुलाया और मिलते ही फिल्म साइन भी हो गई। फिल्म का नाम था एक थी रीटा। ये साल 1971 में आई थी। ये फिल्म एक एक्शन कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी। विनोद मेहरा के साथ इस फिल्म में तनुजा भी नजर आई थी। ये फिल्म बड़ी कामयाब रही और इस फिल्म से ही विनोद मेहरा को अब देश भर में पहचान मिल गई। यहाँ से विनोद मेहरा ने बतौर फिल्मी एक्टर अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। पहली बाल कलाकार के रूप में थी और अब एडल्ट एक्टर के रूप में। अब विनोद मेहरा की फिल्में लगातार सिल्वर स्क्रीन पर आने लगी। साल 1971 में पर्दे के पीछे, ऐलान, लाल पत्थर और अमर प्रेम, ऐसी कई फिल्में इन्हें लेकर आई। इसी बीच 1971 में आई फिल्म ऐलान कई मायनों में ख़ास फिल्म रही। ये एक फिक्शन फिल्म थी जिसमें एक ऐसी रिंग का इस्तेमाल किया गया था जिसके ज़रिए इंसान बिल्कुल गायब हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट फिर अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ऐलान फिल्म में तो रेखा को इस स्मार्ट वॉच को इस्तेमाल करते दिखाया गया था जिसके ज़रिए वो कॉलिंग करती थी। जबकि 70 के दशक में बात करें तो स्मार्ट वॉच का कोई इन्वेंशन हुआ ही नहीं था, कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इस फिल्म में इस सोच को दिखाया गया। और यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि इस फिल्म की रिलीज़ के ठीक 27 साल बाद साल 1998 था
जब स्टीव मैन ने स्मार्ट वॉच का इन्वेंशन किया था। हालांकि आज की दुनिया में स्मार्ट वॉच कॉलिंग आम बात है, लेकिन उस दौर में हैरानी की बात हुआ करती थी। वहीं विनोद मेहरा और रेखा पहली बार एक साथ एक फिल्म में काम करते नजर आ रहे थे। शूटिंग करते करते दोनों फिर एक दूसरे के करीब भी आ गए। रेखा उन दिनों जितेंद्र के साथ दिल टूटने के बाद बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करती थी और खुद को संभालने की कोशिश में लगी थी। वहीं विनोद मेहरा की ईमानदारी, गर्मजोशी और खुशमिजाज अंदाज उन्हें बहुत पसंद आया और उनका टूटा हुआ दिल विनोद मेहरा के प्यार से तुरंत भर गया था। विनोद मेहरा के लिए रेखा उनका पहला प्यार थी। ये भी बड़े दिल से अब रेखा को प्यार करते थे। दोनों हमेशा एक साथ देखे जाने लगे। हाथों में हाथ डाले दोनों जिंदगी के हसीन सपने भी देख रहे थे। आपकी राय मेरे बारे में क्या है? कभी दोनों एक कार में लॉन्ग ड्राइव पर जाते तो कभी होटल ताज में देर रात तक रोमांटिक डिनर किया करते थे। उन दिनों निर्देशक सावन कुमार पाली हिल में निबाना बिल्डिंग में रहा करते थे और उनका फ्लैट विनोद मेहरा की ठीक बगल में ही था। और सावन कुमार ये बताते थे कि रेखा अपना ज़्यादातर समय विनोद मेहरा के साथ ही बिताती थी। और जब विनोद मेहरा की बहन की शादी हुई थी तब रेखा वहाँ मेज़बान बनकर मौजूद भी रही थी। रेखा की उस समय छवि बड़ी बिंदास थी। एक तो वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं थी और दिल की बड़ी साफ थी। रेखा जो महसूस करती थी वो अक्सर बोल दिया करती थी। साल 1972 में रेखा ने एक फिल्म मैगजीन स्टार एंड स्टाइल को अपना इंटरव्यू दिया और कहा, मेरे जन्मदिन पर विनोद ने मुझे किस किया, लेकिन सुबह के वक्त, और वो भी मेरे बेडरूम की प्राइवेसी में। रेखा अपने इन बयानों और बिंदास अंदाज की वजह से जो कुछ भी कहती थी कई बार उसी में खुद ही फंस जाती थी और हमेशा उन्हें बचाने के लिए विनोद मेहरा आगे आ जाते थे। रेखा के जानने वाले करीबी लोग हमेशा यही कहते थे कि विनोद पहले ऐसे शख्स थे जो रेखा की ईमानदारी और खुले विचारों वाली उनकी शख्सियत से बेहद मोहब्बत करते थे। रेखा के बिंदास बयानों और उनके अतीत के बावजूद विनोद मेहरा रेखा और खुद के रिश्तों को एक नाम देना चाहते थे। वो रेखा से शादी करना चाहते थे। हाइट 5 फुट 10 इंच। बॉडी लड़का पसंद है। तेरे बिना जिया जाए ना। रेखा विनोद मेहरा के घर आती और विनोद मेहरा की बहन के साथ वक्त बिताया करती थी, लेकिन रेखा के बयान और बोल्ड किरदारों ने कमला मेहरा के इरादों को और मजबूत बना दिया था। विनोद मेहरा अब कश्मकश में फंस गए कि करें तो क्या करें। अपनी माँ को रेखा के लिए वो समझा नहीं पाए। वहीं रेखा को भी अब लगने लगा कि विनोद मेहरा उन्हें छोड़कर कहीं चले ना जाएं। एक दिन विनोद मेहरा और रेखा का इसी कसमसाहट में झगड़ा भी हो गया। जो कहना चाहती हूँ साफ साफ क्यों नहीं कहते? सुनकर चली जाऊंगी मैं। कह क्यों नहीं देते कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते? तो और रेखा को लगा कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा और ये गम रेखा सहन नहीं कर पाती। उन्हें लगा इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। तभी रेखा ने कॉकरोच मारने की दवाइयाँ खा ली और आत्महत्या का प्रयास कर लिया। वो तो अच्छी बात रही कि समय रहते उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जिससे रेखा की जान बच पाए। पर यह खबर आग की तरह फैल गई कि रेखा ने सुसाइड की कोशिश की है। तब विनोद मेहरा और रेखा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और रेखा ने कहा कि मैंने कोई भी कॉकरोच मारने की दवाई नहीं खाई है। वो तो गलती से उपमा के साथ मैं कॉकरोच खा गई जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई थी। और ये बयान उस वक्त मीडिया को और सभी को बड़ा बेतुका सा लगा था और किसी ने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया। पर विनोद मेहरा तो जानते थे कि सच क्या है। उन्होंने रेखा को विश्वास दिलाया कि वो उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे और जल्द ही शादी भी करेंगे। अब ये तय हुआ कि शादी करके ही विनोद मेहरा अपनी माँ के पास जाएंगे। तब तो माँ को ये रिश्ता स्वीकार करना ही होगा। शादी की सारी तैयारियां हुई। मौसमी चटर्जी के पति ने शादी की तैयारियां की और ये शादी हुई कलकत्ता के पार्क सर्कस इलाके में एक मंदिर में।
शादी अच्छे से हुई। दोनों कलकत्ता से फिर बॉम्बे अपने घर यानी विनोद मेहरा के घर पहुंचे। माँ से जैसे ही मुलाकात हुई तो जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल ना हुआ। एक फिल्मकार के मुताबिक रेखा ने जैसे ही अपनी सास के पैर छुए थे तो रेखा को धक्का दे दिया गया और विनोद मेहरा की माँ गुस्से में चीख चीख कर रेखा को भला बुरा कहने लगी। चल हट, मत पुकार मुझे इस रिश्ते से। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। निकल यहाँ से, ऐसा बोलो। विनोद मेहरा जितना अपनी माँ को समझा रहे थे वो उतना ही ज्यादा गुस्सा होती जा रही थी। यहाँ तक कि वो चप्पल लेकर रेखा की तरफ दौड़ भी पड़ी। फ्लैट के आसपास पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। विनोद मेहरा इस स्थिति को संभालने में नाकामयाब रहे और हार कर रेखा से विनोद मेहरा ने कहा, जाओ, चली जाओ। रेखा अपने घर आ गई और अब वो रिश्ता बेनाम हो गया था। अगले कुछ महीने रिश्तों को बचाने की कोशिश भी की। मुझे ज्यादा से सह नहीं पाओगे तुम। पागल हो गई हो क्या? पर विनोद मेहरा और रेखा का रिश्ता कांच की तरह तड़क गया और फिर कुछ समय में बिखर भी गया। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। ना ही रेखा उनके साथ रही और ना ही विनोद कभी रेखा को अपनी पत्नी का दर्जा दे पाए और ये शादी का रिश्ता सिर्फ अफवाह बनकर रह गया। सितंबर सन 1973 में रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं कमला मेहरा के लिए सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं हूँ बल्कि एक बदनाम एक्ट्रेस हूँ जिसका सड़ा हुआ अतीत है और जिसके बारे में मशहूर है कि मैं सेक्स के लिए बहुत पागल हूँ। विनोद की खातिर तो उन्होंने पहले मुझे बर्दाश्त भी कर लिया पर वो अब मुझे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी तरफ विनोद मेहरा अब फिल्मों में लगातार सक्रिय थे। लाल पत्थर और अमर प्रेम साल 1971 की फिल्में रही। 1972 में अनुराग फिल्म आई और 1973 में तीन चोर कहानी हम सब की और इसके बाद निर्दोष फिल्म आई और फिर 1974 में आरोप, अलबेली और वरदान 1975 की फिल्में रहीं। साल 1976 में जिंदगी और अर्जुन पंडित के साथ साथ नागिन फिल्म आई। साल 1971 की फिल्म अनुराग की बात करें तो इसमें मौसमी चटर्जी इनके साथ थी। इस फिल्म ने विनोद मेहरा को काफ़ी स्टारडम दिया था और लोगों ने इन्हें बहुत पसंद किया था और ख़ास बात ये भी रही कि इस फिल्म को 1973 में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म मिला था और विनोद मेहरा के काम की सबने तारीफ की थी। जिनके जीवन में पहले ही निराशा हो उन्हें आशा और प्यार की एक किरण देना कोई अपराध है क्या? और अब पर्सनल लाइफ में देखें तो समय के साथ साथ विनोद मेहरा और रेखा ने अपना रिश्ता बिना किसी कड़वाहट के ख़त्म कर लिया था। वहीं शादी का दिन भी आया। विनोद मेहरा की मां ने लड़की पसंद की और उस लड़की का नाम था मीना ब्रोका, जिससे विनोद की शादी हुई। विनोद मेहरा ने शादी तो कर ली पर शायद वो शादी से इंसाफ नहीं कर पा रहे थे। शादी के कुछ समय बाद ही विनोद मेहरा को एक ज़बरदस्त हार्ट अटैक आ गया। जाने अनजाने में इसका कारण मीना ब्रोका को बताया गया। खैर, इलाज करवाने के बाद अब विनोद मेहरा फिल्मों में वापसी करने लगे। साल 1977 में विनोद मेहरा की बहुत सी फिल्में आई जिनके नाम रहे साल 16वां चढ़िया, टिंकू, जागृति, दुनियादारी, खेल किस्मत का, चालू मेरा नाम, ऊपर वाला जाने, काली रात, एक ही रास्ता, सफेद झूठ, अनुरोध और अब क्या होगा। और साल 1978 में वो फिल्म आई जो कि एक जानी मानी फिल्म रही और रेखा और विनोद मेहरा की यादगार फिल्म साबित हुई। फिल्म का नाम घर। विनोद मेहरा के साथ इसमें रेखा नजर आई थी। फिल्म में दोनों के काम को बहुत सराहा गया और दोनों की केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त दिखी कि सबने फिल्म देखकर कहा कि इन दोनों के दिल में छुपा हुआ प्यार और सम्मान है जो फिल्म के जरिए दर्शकों को नजर आ रहा है। और इसी साल स्वर्ग नर्क, चौकी नंबर 1 और चक्रव्यूह नाम से फिल्म आई। 1979 में आखिरी कसम, कर्तव्य, जुर्माना, बिन फेरे हम तेरे, राखी की सौगंध, जानदार, अमरदीप, आत्माराम,
नया बकरा और फिर दादा फिल्म आई, जिसके गीत से विनोद मेहरा को याद किया जाता है कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराकर चल दिए। हम जिएंगे किसके लिए। वहीं एक और फिल्म रिलीज हुई जो कि मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसका नाम था जानी दुश्मन। ये एक अलग किस्म की एक भूतिया फिल्म थी जिसने लोगों के दिलों में डर और रोमांच पैदा कर दिया। लोगों ने इस फिल्म को बहुत प्यार दिया। इसका मतलब तुम्हारे घर में आग लगे तो आग और दूसरे के घर में आग लगे तो तमाशा। विनोद मेहरा की काफी फिल्में अब मल्टी स्टारर होने लगी। इसकी एक वजह यह भी थी कि उस समय मल्टी स्टारर फिल्मों का चलन बहुत ज्यादा था। साल 1977 में विनोद मेहरा की फिल्म आई थी दुनियादारी। विनोद मेहरा के साथ बिंदिया गोस्वामी थी। विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी को एक दूसरे का नेचर आपस में पसंद आने लगा। इसके बाद साल 1979 में जानदार और दादा फिल्म आई और 1980 में टक्कर नाम की फिल्म में दोनों ने साथ काम किया। हम मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं हैं। अजी मैदान छोड़ के भागे आपके दुश्मन। विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी आपस में अब और करीब आने लगे। विनोद भले ही शादीशुदा थे, पर वो अपनी पत्नी मीना ब्रोका के करीब नहीं थे। उनका खाली दिल अब बिंदिया के प्यार से भरने लगा था। हालांकि बिंदिया और विनोद मेहरा की उम्र में 16 साल का अंतर था, पर प्यार तो प्यार ही होता है, ना ही उम्र देखता है और ना ही किसी से डरता है। वैसे भी इस उम्र में एक नौजवान लड़की को एक हैंडसम लड़के से मोहब्बत हो ही जाती है। अब ये दोनों शूटिंग के दौरान कभी होटल में, कभी किसी बहाने से छुप छुप कर मिलने लगे और दोनों ने फिर शादी करने की भी ठान ली और आखिरकार शादी कर भी ली, वो भी छुप कर। पर जैसे ये खबर अब पत्नी मीना ब्रोका को चली तो घर में तूफान आ गया। मीना ब्रोका के भाइयों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी को धमकियां देना शुरू कर दिया और ये कहने लगे कि तुम दोनों ये रिश्ता अब ख़त्म कर लो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब हालात यहाँ तक बिगड़ गए थे कि विनोद और बिंदिया होटल में छुप छुप कर रहने लगे और बिंदिया इन धमकियों से अब बेहद डरने लगी थी। उन्हें शूटिंग के लिए जाने में भी दिक्कत होने लगी। साल 1980 से लेकर 1984 4 साल तक ये शादी चली, लेकिन धीरे धीरे बिंदिया को इस रिश्ते में अब बंदिशें महसूस होने लगी थी। वो कुछ तो डरने के कारण और दूसरा कुछ उन्हें ये लगने लगा था कि इस रिश्ते का ज़्यादा वक्त नहीं है और ये जल्द ही टूट जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ विनोद तो शादीशुदा होते हुए बिंदिया के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे, या फिर यूं कहें कि उन्होंने अपनी पत्नी को लगभग छोड़ ही दिया था। लेकिन अब बिंदिया का दिल किसी और पर आ गया था और वो थे जेपी दत्ता। विनोद को पता ही नहीं था कि बिंदिया किसी और के घर की शोभा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। विनोद मेहरा की शादी की बात करें तो उन्होंने तो मीना ब्रोका को तलाक दे दिया था और अब 4 साल से बिंदिया के साथ रह रहे थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि बिंदिया भी अब उन्हें तलाक दे देगी और जेपी दत्ता से शादी कर लेगी। और 4 साल की शादी निभाकर बिंदिया ने भी विनोद को तलाक देकर साल 1984 में डायरेक्टर जेपी दत्ता से शादी कर ली। विनोद के लिए ये अपनी लाइफ का दूसरा बड़ा सदमा था। वो बिंदिया से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बिंदिया उन्हें ऐसे बीच राह पर छोड़कर चली जाएगी। बिंदिया जिंदगी से चली गई। पहली पत्नी मीना ब्रोका भी विनोद के जीवन से बेदखल हो चुकी थी और रेखा तो सबसे पहले ही लौट चुकी थी। अब विनोद मेहरा फिर से एकदम अकेले हो गए। विनोद के फिल्मी सफ़र की बात करें तो मल्टी स्टारर फिल्मों के दौर में विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन के रहते हुए अब विनोद मेहरा को वो अवसर नहीं मिलता था, या यूं कहें कि वो स्पेस नहीं मिल पा रहा था जिसके वो सही मायने में हकदार थे। विनोद मेहरा की हम इसे ट्रेजेडी भी कह सकते हैं कि टैलेंट से भरपूर विनोद मेहरा को लक ने पहले तो कॉन्टेस्ट में 2nd नंबर पर रखा और उसके बाद विनोद मेहरा को बड़े बैनर से ज़्यादा ऑफर भी नहीं दिलवाए। कहने की जरूरत भी नहीं है, धिक्कार है ऐसे जीने पर। साल 1980 में ज्योति बने ज्वाला, ज्वालामुखी, प्यारा दुश्मन,
जख्मों के निशान, ये कैसा इंसाफ, खून खराबा और साल 1981 की साजन की सहेली, चेहरे पे चेहरा, प्यासा सावन, प्रोफेसर प्यारेलाल और कहानी एक चोर की। B.R. चोपड़ा की फिल्म द बर्निंग ट्रेन की बात करें तो विनोद उसमें थे तो सही, पर फिल्म ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, जिसका फ़ायदा विनोद मेहरा को नहीं मिला। विनोद मेहरा में खूबसूरती और अभिनय की कोई कमी नहीं थी। उन्हें साउथ के डायरेक्टर्स ने भी कई मौके दिए थे, जो उन दिनों लगातार हिंदी फिल्में निर्देशित कर रहे थे, जिसमें कृष्णन पंजू की शानदार, R. कृष्णमूर्ति की अमरदीप और रामानाथन की दो फूल और सबसे बड़ा रुपया और दूसरी नारायण राव की फिल्म स्वर्ग नरक, ऐसी कुछ फिल्में रहीं जिनमें साउथ के डायरेक्टर्स ने इन्हें काम दिया। पर ये फिल्में भी विनोद मेहरा को वो जगह नहीं दिला पाई जिसके वो असल में हकदार थे। साल 1982 की फिल्में रही उस्तादी उस्ताद से, बेमिसाल, डायल 100, खुद्दार, लक्ष्मी, शिवचरण और गोपीचंद जासूस। साउथ के फिल्मों के डायरेक्टर्स की पसंद होने के कारण अब बॉलीवुड की फिल्मों में मल्टी स्टारर रोल विनोद मेहरा को ज़्यादा मिलने लगे थे। लेकिन 80 के दशक की मल्टी स्टारर फिल्मों में अधिकतर क्रेडिट तो फिल्म के हीरो और हीरोइन को ही मिलता था, बाकी कलाकार सिर्फ सपोर्टिंग में रह जाते थे। जैसे मोहन सैगल की फिल्म थी कर्तव्य, जिसकी सफलता धर्मेंद्र और रेखा के खाते में गई। वहीं बेमिसाल फिल्म थी ऋषिकेश मुखर्जी की, जिसका क्रेडिट अमिताभ बच्चन को मिला। और इसी तरह लाल पत्थर राजकुमार और हेमा मालिनी को क्रेडिट दिलाने वाली फिल्म साबित हुई। शोले फिल्म की कामयाबी के बाद जब गब्बर सिंह यानी अमजद खान की फिल्म आई चोर पुलिस, तो इसमें विनोद मेहरा को भी मौका दिया गया था, पर कोई काम नहीं आया क्योंकि क्रेडिट अमजद खान ले गए। ऐसी बहुत सी फिल्में रहीं जो विनोद मेहरा के खाते में आई, पर ज़्यादा इन्हें फेम नहीं दिला पाई। साल 1987 में प्यार की जीत, आग ही आग और सत्यमेव जयते के साथ साथ औलाद फिल्म में भी इन्होंने काम किया। साल 1988 में फैसला, महावीरा, नामुमकिन, साजिश, मर मिटेंगे और 20 साल बाद ऐसी और फिल्में आई। विनोद मेहरा को सभी फिल्में अब सपोर्टिंग एक्टर वाली ही मिलती थी। विनोद की प्रतिभा के साथ बॉलीवुड ने सही न्याय नहीं किया और इसी कारण विनोद अब उदास रहते थे। रोने और परेशान होने से हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। असल में हमारे हाथ में कुछ भी तो नहीं। जब विनोद मेहरा को लगा कि अब फिल्मों में एक्टर के रूप में मेरी कोई बात नहीं बनने वाली है, तब निर्देशन करने का फैसला कर लिया। वहीं विनोद मेहरा की निजी जिंदगी की बात करें तो किसी की दस्तक अब विनोद मेहरा के दिल पर फिर से पड़ने लगी थी, लेकिन इसका एहसास इन्हें बिल्कुल नहीं था। कीनिया देश में सेटल एक इंडियन लड़की थी जिसका नाम था किरण। विनोद मेहरा और किरण की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई। किरण को देखकर विनोद मेहरा को लगा कि ये मेरी जीवन साथी बन सकती है। फिर कुछ मुलाकातें हुई जो कि विनोद के दिल को सुकून दे गई, जिसकी तलाश विनोद कई सालों से कर रहे थे। वो प्यार अब उन्हें आता नजर आ रहा था। 2 दिन बाद किरण और विनोद लंच पर गए और फिर वहीं से लंदन निकल गए और जल्द ही दोनों में प्यार भी हो गया। और फिर किरण कुछ समय के लिए इंडिया आ गई थी, लेकिन जैसे ही किरण के पिता को ये बात पता चली तो वो किरण को वापस ले जाने की तैयारी करने लगे। वो नहीं चाहते थे कि किरण और विनोद शादी करें। ऐसा चाहने की वजह सिर्फ उम्र का बड़ा फासला था, क्योंकि विनोद की उम्र 43 साल थी तो वहीं किरण की उम्र सिर्फ 23 साल थी। 20 साल का दोनों में अंतर था। ये किरण के पिता को समझ नहीं आ रहा था। किरण नहीं मानी तो एक दिन पिताजी ने कह दिया, किरण मैं तुम्हें किसी काम से दिल्ली लेकर चल रहा हूँ, तुम्हें अभी चलना होगा। लेकिन किरण अपने पिताजी के साथ दिल्ली चलने को तैयार तो हो गई, पर किरण को पता चला कि पिताजी ने दिल्ली से कीनिया की टिकट बुक करवा रखी है। तब किरण ने विनोद को फ़ोन कर ये बता दिया कि पापा उन्हें कीनिया ले जा रहे हैं। तब तुरंत ही विनोद मेहरा भी दिल्ली पहुंच गए और किरण के पिताजी से उन्होंने मुलाकात कर ली। और मुलाकात का ये असर हुआ कि अगले ही हफ्ते किरण और विनोद मेहरा की शादी फिक्स हो गई। किरण विनोद मेहरा में अपने पापा का अक्स देखती थी और वो अपने पिताजी से भी बहुत प्यार करती थी।
फिर भी शादी से एक दिन पहले पिताजी ने किरण से कहा, एक बार फिर सोच लो बेटी, तुम 23 साल की हो, अभी तुमने दुनिया नहीं देखी है। तब किरण ने कहा, मुझे विनोद पर पूरा यकीन है। और ऐसा कहते हुए किरण का मन घबराने लगा। तब विनोद से उन्होंने बात की तो विनोद ने किरण को समझाया, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और फिर यही साल था 1988, दोनों की शादी हो गई। किरण बताती हैं कि विनोद मेहरा बहुत ही ईमानदार पति साबित हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे राज खोल कर रख दिए और उन्हें सारी बातें बताई, क्योंकि किरण भारत में नहीं रहती थी। उन्हें विनोद के पास्ट का बिल्कुल भी पता नहीं था, पर विनोद ने उन्हें सब कुछ बताया, क्योंकि वो किरण को किसी भी तरह से धोखा नहीं देना चाहते थे। रेखा और विनोद मजबूरी के कारण अलग हुए थे, पर दोनों अपने रिश्ते खत्म करने के बाद भी कड़वाहट से कोसों दूर थे। इस शादी में रेखा भी शरीक हुई और विनोद मेहरा के हर सुख दुख में साथी रही। दिसंबर साल 1988, विनोद के घर में एक नन्ही किलकारी ने जन्म लिया। जन्म हुआ बेटी का। विनोद मेहरा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो किरण जैसी पत्नी और अपनी प्यारी सी गुड़िया के साथ अब बहुत खुश रहने लगे। और इसी साल 1988 में ही विनोद मेहरा ने फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा और पहली फिल्म गुरुदेव बनाने की सोची, जिसमें अनिल कपूर, ऋषि कपूर और श्रीदेवी को कास्ट किया गया। और इस फिल्म को जल्द ही पूरी करने की भी सोची, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। तीनों एक्टर्स की डेट एक साथ मैच नहीं हो पा रही थी। शूटिंग का समय बढ़ता ही जा रहा था। हर बार कोई ना कोई वजह से शूटिंग पोस्टपोन हो जाती थी। और ऐसे में अब विनोद मेहरा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। विनोद के दोस्त बताते हैं कि विनोद अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, या उनके मन में कोई बात घर कर जाती थी तो उनका पूरा शरीर पसीने से बहने लगता था और वो एसी रूम में भी पसीने से तरबतर हो जाते थे। उनके हिसाब से विनोद मेहरा के शायद दिल में प्रॉब्लम थी, जिससे वो ज़्यादा टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। और यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि किरण से विनोद मेहरा ने इस बात का जिक्र कभी नहीं किया कि बहुत जल्द मैं भी इस दुनिया से बगैर अपने पाँव पे चलता हुआ चला जाऊंगा। किरण अब विनोद मेहरा को दूसरी बार खुशी देने वाली थी। किरण फिर से प्रेग्नेंट हुई। विनोद मेहरा अपनी निजी जिंदगी से बेहद खुश थे। किरण के उनकी जिंदगी में आने से जिंदगी बेहद खूबसूरत होती जा रही थी। सब कुछ सही था, बस परेशानी तो सिर्फ गुरुदेव फिल्म का समय पर पूरा नहीं होना था। काफ़ी दिन की शूटिंग के बाद आखिरकार डेट्स फिक्स हुई, पर विनोद मेहरा इस बात को लेकर एक्साइटेड नहीं थे। एक अजीब सा वाकया इनके दोस्त ने बताया कि विनोद ने मुझसे कहा था, देखना इस बार भी शूटिंग नहीं होगी, पोस्टपोन हो जाएगी या फिर कैंसिल हो जाएगी। और ऐसा कहकर बहुत परेशान हो गए। और संजोग की बात कुछ ऐसी ही रही कि सब फिक्स होकर भी किसी हड़ताल की वजह से शूटिंग आखिरकार कैंसिल हो गई। और वो दिन था 30 अक्टूबर सन 1990 का। विनोद उस दिन घर पर ही रहे। एक अनजानी सी परेशानी ने विनोद को घेर रखा था। तबीयत खराब होने लगी। किरण ने बिना समय गंवाए डॉक्टर्स को फ़ोन किया और ऋषि कपूर, जो कि इनके पास ही रहा करते थे, वो भी भागकर इनके घर आ गए। अजीब सी घुटन और बेचैनी विनोद मेहरा को महसूस हो रही थी। किरण ने विनोद मेहरा का सर अपनी गोद में रख लिया। डॉक्टर घर के दरवाजे से दाखिल हो ही रहे थे कि किरण की गोद में सर रखकर विनोद मेहरा ने अपने होने वाले बच्चे को महसूस किया और उसी के साए में अपनी आखिरी सांस छोड़ दी। डॉक्टर्स अंदर आए, उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। किसी को ये यकीन नहीं हो रहा था कि केवल 45 साल की उम्र में ही इस तरह से विनोद मेहरा अचानक से सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। भले ही विश्वास करना मुश्किल हो, पर सच तो सच ही था। अब दुनिया की रस्म के हिसाब से विनोद मेहरा को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। फिल्म इंडस्ट्री के अधिकतर सभी लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए।
हर किसी की आंखें गमगीन थी। सबके मन में एक ही सवाल था कि इतनी जल्दी विनोद मेहरा इस दुनिया से कैसे जा सकते हैं। और सब ने ना चाहते हुए भी दुनिया की इस रीत को निभाया। अमिताभ बच्चन ने उस दिन कहा, वो इतने अच्छे इंसान थे, इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं। विनोद मेहरा को जानने वाले कहते थे कि विनोद ईमानदार, शांत और हंसमुख नेचर वाले थे। विनोद के चले जाने से अब किरण के दर्द का तो पारावार ही नहीं था। विनोद मेहरा की बेटी सोनिया भी अभी सिर्फ 2 साल की ही तो थी। अभी तो उस बच्ची को ये समझ भी नहीं थी कि उसके प्यारे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। समय का चक्र आगे बढ़ता रहा। कुछ महीने बीते और किरण ने अब दूसरे बच्चे को जन्म दिया। विनोद मेहरा के इस बार बेटा हुआ। पर अफसोस, जो इंसान इस खुशी से सबसे ज़्यादा खुश होता वो अब इस दुनिया में ही नहीं था। 70 से 80 के दशक में विनोद मेहरा की लोकप्रियता चरम पर थी। सब उनकी एक्टिंग और खूबसूरती, या फिर यूं कहें उनके चॉकलेटी फेस के दीवाने थे। शबाना आज़मी ने विनोद मेहरा के साथ काफ़ी फिल्में की थी। शबाना कहती थीं कि विनोद जैसा इंसान उन्होंने नहीं देखा। वो बहुत अच्छे कलाकार, समझदार और तहजीब वाले इंसान थे। ऐसा ही कुछ मौसमी चैटर्जी ने भी कहा। अब विनोद मेहरा के चले जाने का गम हर किसी को था। किरण के लिए तो ये सबसे मुश्किल वक्त था, पर उन्हें अपने पति के सपने को भी पूरा करना था। वो सपना था गुरुदेव नाम की फिल्म को पूरा करना। ये भी ऐसा संजोग रहा कि विनोद मेहरा बहुत पहले से ही फिल्म का निर्देशन करना चाहते थे, पर एक्टिंग में बिजी होने की वजह से समय नहीं मिल पाया था। और जब फिल्म बनाने की सोची तो स्क्रिप्ट में भी बहुत समय लग गया था। वजह ये थी कि लेखक के सिंह को विनोद मेहरा ने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने को कहा था। के सिंह वही हैं जिन्होंने राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्म लिखी थी और बड़े लोकप्रिय लेखक थे, पर उन्हें तो शराब पीने की गंदी आदत थी। इसी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते थे। विनोद मेहरा रोज़ के सिंह के पास हॉस्पिटल जाते और स्क्रिप्ट पर बात किया करते थे। आखिरकार जब स्क्रिप्ट पूरी हुई तो एक्टर्स की ही डेट्स क्लैश होने लगी थी। बॉम्बे वाले शूट्स तो तीनों एक्टर्स ने जल्द ही पूरे कर लिए, पर यूरोप में जहां ख़ास सीन और गाने फिल्माने थे वहां तीनों ही सितारे एक साथ डेट नहीं दे पाए और फिल्म इसी कारण पूरी नहीं हो पाई थी। विनोद मेहरा का सबसे बड़ा अच्छा व्यवहार था, इसीलिए विनोद मेहरा के ड्रीम प्रोजेक्ट गुरुदेव फिल्म का निर्देशन करने के लिए डायरेक्टर विजय आनंद, राकेश रोशन और सतीश कौशिक जैसे बड़े निर्देशकों ने अपनी इच्छा जताई थी। आखिरकार ये फिल्म राज एन सिप्पी ने निर्देशित की थी, क्योंकि वो विनोद मेहरा के ख़ास दोस्त थे और इस फिल्म को पूरा करने में कई लोगों ने मदद की। जैसे सुभाष घई के ऑफिस में इस फिल्म के लिए सारी बैठकें हुआ करती थी। बोनी कपूर ने इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन और म्यूज़िक राइट्स को बेचने में बड़ी हेल्प की, और वहीं राकेश रोशन ने फिल्म के प्रोडक्शन और डायरेक्शन का पूरा ध्यान रखा। आखिरकार 3 सितंबर सन 1993 को 3 साल बाद विनोद मेहरा का ये सपना पूरा हुआ, पर अफसोस इसे देखने के लिए वो खुद इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। 1993 में गुरुदेव फिल्म रिलीज हुई। अब किरण की ज़िंदगी की बात करें तो किरण ने 7 मई सन 1991 को विनोद मेहरा के बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया रोहन मेहरा। कमला मेहरा ने इनडायरेक्ट रूप से किरण को कह दिया कि अब मेरा बेटा तो इस दुनिया में है ही नहीं, तुम अपने पिताजी के घर चली जाओ। इसी कारण अब रोहन और सोनिया को लेकर किरण केन्या लौट गई। किरण को विनोद मेहरा केवल 25 साल की उम्र में ही छोड़कर चले गए, पर किरण मेहरा ने कभी भी दूसरी शादी नहीं की। किरण कहती हैं, मुझे विनोद के जाने के बाद इतना अच्छा इंसान मिला ही नहीं। मैंने इतना समझदार, तहजीब वाला, प्यार करने वाला इंसान विनोद के अलावा किसी को नहीं देखा। मैं कभी बेवकूफ़ जैसे शब्द का भी इस्तेमाल कर लेती थी तो विनोद मुझे उसके लिए भी मना कर देते थे। विनोद ऐसे शख्स हैं जिनकी जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। और किरण से जब रेखा के लिए पूछा जाता तो वो बोलती हैं कि मैं रेखा का बहुत सम्मान करती हूँ। रेखा मेरे हर कदम पर मेरे साथ रहीं। मेरे दुख के समय में उन्होंने मेरा साथ दिया। रेखा बहुत बड़ी हस्ती हैं, फिर भी मैं यही कहूँगी कि हम एक जैसे हैं। मैं उनकी बहनों
और माँ से भी मिल चुकी हूँ। वो मेरे सामने आ जाएं तो मैं उन्हें कस कर गले लगा लूँ। विनोद मेहरा की बेटी सोनिया मेहरा ने भी बड़े होकर अपने पिता की तरह अभिनय की दुनिया में कदम रखा। सोनिया लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट्स के एक्टिंग एग्जामिनेशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली स्टूडेंट बनी थी और इसके बाद फिर 17 साल की उम्र में सोनिया मुंबई आ गई थी और अनुपम खेर के इंस्टीट्यूट एक्टर प्रिपेयर्स में 3 महीने का एक्टिंग कोर्स भी किया और साथ ही सोनिया एक ट्रेंड डांसर भी हैं। सोनिया ने सबसे पहले तमिल भाषा की फिल्म में काम किया जिसका नाम था करुवेलम और फिर सोनिया ने बॉलीवुड में कदम रखा और साल 2007 में विक्टोरिया नंबर 203 और 2009 में शैडो नाम की फिल्म में काम किया। 2011 में रागिनी MMS और 2014 में रागिनी MMS 2 और 2012 में एक मैं और एक तू इस फिल्म में काम किया। इसके अलावा सोनिया ने MTV पर VJ बनकर और स्टाइल चेक जैसे शोज में काम कर कर बहुत नाम कमाया, पर सोनिया का मन बॉलीवुड में ज़्यादा दिन नहीं लगा और मायानगरी को छोड़कर फिर वो दुबई में शिफ्ट हो गई। वहाँ जाकर योगा टीचर बन गई और इस पेशे से अब सोनिया बहुत खुश हैं क्योंकि इससे वो लोगों को स्वस्थ और फिर से जीवन जीने में हेल्प करती हैं। सोनिया ने अपने बॉयफ्रेंड कुणाल से सगाई कर ली है और जब सोनिया से रेखा के बारे में पूछा जाता है तो सोनिया ने भी यही कहा कि मैं 3-4 बार रेखा जी से मिली हूँ, वो बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत महिला हैं। वहीं विनोद मेहरा के बेटे रोहन की बात करें तो वो भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं और अपने करियर की शुरुआत आफ्टर वर्ड नाम की एक शॉर्ट फिल्म से उन्होंने की। इसके बाद एन इनकम्प्लीट ट्यून और हमसे इन फिल्मों में काम किया और साथ ही फिल्म के निर्देशन में भी इनकी रुचि है। बाजीराव मस्तानी सन 2015 में आई जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में इन्होंने काम किया और इसके बाद 2018 में राधिका आप्टे की फिल्म बाजार में भी इन्होंने काम किया। साल 2019 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू मेल एक्टर के लिए रोहन मेहरा का नाम नॉमिनेट हुआ था। इसके बाद 2 शॉर्ट फिल्में भी रोहन ने की। 2021 में 420 IP और 2023 में अद्भुत नाम से फिल्म में काम किया। अभी रोहन बॉलीवुड में पूरी तरह सक्रिय हैं। कई शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं। रोहन अपने पिता विनोद मेहरा के लिए कहते हैं, मैं अपने पिता की तरह बनना चाहता हूँ, जिनके नाम अनुराग, नागिन और जाने दुश्मन, घर जैसी कई फिल्में हैं। मेरे पापा को मैंने कभी नहीं देखा, पर वो एक करिश्माई, सुंदर और महान अभिनेता थे। उनके जो गुण थे वो मैं खुद में भी चाहता हूँ। वहीं सोनिया भी अपने पापा को बहुत मिस करते हुए कहती हैं कि फादर्स डे पर वीडियो बनाकर मैं अपने पापा को याद करती हूँ और मुझे मेरे पापा की फिल्म घर बहुत पसंद है। विनोद मेहरा के जाने के बाद अब उनकी फिल्में जो रिलीज़ हुई थी वो थी 1991 में पत्थर के फूल, कोहराम, 1992 में सिरफिरा, 1993 में पुलिस वाला, प्रतीक्षा, 1994 में इंसानियत, 1996 में औरत 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 और आतंक, 2010 में आहट। ये फिल्में रिलीज़ हुई और बहुत सारी फिल्में ऐसी रही जो कभी रिलीज़ ही नहीं हो पाई। फिल्म फेयर नॉमिनेशन की बात करें तो अनुरोध जो कि 1977 में आई थी, अमरदीप 1979 और बेमिसाल 1982, इन 3 फिल्मों के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था। विनोद मेहरा के नाम बहुत सारे गीत भी हैं जो इन पर फिल्माए गए थे और जो दिलों पर छाप छोड़ते हैं और हम उन्हें जब भी सुनते हैं तो विनोद मेहरा का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से तेरे बिना जिया जाए ना, फिर वही रात है, फिर वही दिल के टुकड़े टुकड़े कर कर कुरा के चल दिए। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। अजनबी कौन हो तुम, साथी तेरे नाम एक दिन, तुम बेसहारा हो, जिसके लिए सब कुछ
ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो विनोद मेहरा के हैं। कहते हैं ना, जाने वाला चला जाता है और पीछे छोड़कर चला जाता है ऐसी यादों का कारवा, जिसमें यादों की चादर लगातार चलती रहती है। विनोद मेहरा एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी। उनकी दिलों को छू लेने वाली मुस्कान उन्हें सबसे अलग बनाती है। विनोद मेहरा हर दौर में याद रखे जाएंगे। वो एक ऐसा सितारा है जो सिनेमा के आसमान पर हमेशा चमकता रहेगा और हम सबके दिलों में हमेशा एक खूबसूरत याद बनकर याद रहेगा। विनोद मेहरा के बच्चे अभिनय में बहुत आगे जाएं और पिता का नाम रोशन करें, ऐसी बीवी का टीवी की दुआ है। बीवी का टीवी सलाम करता है ऐसे महान अभिनेता को जिन्हें हम कहते हैं विनोद मेहरा। तो कैसी लगी बायोग्राफी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। आई एम श्योर आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम सच्ची और अच्छी बायोग्राफीज बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, कमेंट कीजिए। और ऐसा जो कहते हैं ना कि क्या कंट्रीब्यूशन है तरुण हमारा, हम तो बायोग्राफी देखते हैं लेकिन हम आपके लिए क्या कर सकते हैं ये आप सोचते होंगे। तो आप इतने अच्छे कमेंट करते हैं तो एक काम और किया कीजिए, हमारी इस पूरी बायोग्राफीज़ की हमने एक पॉडकास्ट की लिस्ट भी बनाई हुई है, और जो भी बायोग्राफी आप देखते हैं उसे आप अपने जो भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पर शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। बस यही कंट्रीब्यूशन आप कीजिए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा और इसी बहाने हम जो मेहनत करते हैं वो और लोगों तक पहुंचेगी। क्योंकि यूट्यूब पर इतना सारा मटेरियल होता है कि लोग अटक जाते हैं, सही चीज़ों से भटक जाते हैं, लेकिन सही चीज़ जब मिलती है तो कहते हैं वाह, बीवी का टीवी तो बहुत अच्छी बायोग्राफी बनाते हैं। जी, यही चीज़ हमें बूस्ट करती है। तो आप ऐसे ही शेयर कीजिए। और अगर आप चाहें कि कोई बॉलीवुड का कोई शो हो या कोई एंकरिंग का काम हो या कोई ऐसी चीज़, तो आप मुझे याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं टीवी शोज़ के साथ साथ स्टेज शोज़ भी होस्ट करता हूं, देश विदेश में सब जगह पहुंचता हूं और प्रोग्राम्स करता हूं। तो अगर आप चाहें किसी प्रोग्राम की एंकरिंग के लिए मुझे याद करना, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाइए tarunvyas.com, www.tarunvyas.com। वहाँ पर आपको मेरा नंबर भी मिलेगा और फिर आपकी बात हमारे यहाँ हो जाएगी। ऑलराइट, तो आप यूँ हमसे बात कर सकते हैं, यानी किसी काम के लिए। वो डायरेक्ट मेरे से बात नहीं होगी, किसी और से होगी, लेकिन आपकी बात मुझ तक पहुंच जाएगी अगर कोई शो में आप चाहें बुलाना। तो अब अगली बायोग्राफी की मुझे तैयारी करनी है, और वो कौन सी होगी ये आपको बताता चलूं। ये हैं बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री जिन्हें नाग फैंटेसी की फिल्मों के लिए जाना जाता है। श्रीदेवी तो बाद में आई, लेकिन सबसे पहले जो नागिन बनकर पहुंची और नागिन का रूप दिखाया वो थी रीना रॉय। तो रीना रॉय की बायोग्राफी अगली बायोग्राफी होने वाली है, आप उसे भी देखिएगा। लेकिन अब हमें काम करना है, और आपको क्या काम करना है, आपको ये बायोग्राफीज शेयर करनी है। ओके, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर बीवी का टीवी। एंड तरुण कहता है बाय बाय, डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।